सो स्टूडेंट्स, हमने यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमारा टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। सो व्हेन द इलास्टिक लिमिट विदिन है, विदिन मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर आपको बताया गया कि एक पॉइंट होता है जिसके बाद इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की लॉस हो जाती है। तो उस बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर की इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होनी चाहिए। उस केस में विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हर तरफ से नॉर्मल फोर्स लगता है, तो उसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट डिफाइंड है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे देख रहे हैं, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। उसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक लिमिट के बाहर ऐसा नहीं होगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा होगा। तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको बोलना होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन द अदर वर्ड द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस को और क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। नॉर्मल स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो आप नॉर्मल स्ट्रेस कहिए या फिर आप कहिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसकी जगह पे हाइड्रोलिक वर्ड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल कहिए या फिर हाइड्रोलिक कहिए, तो आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट क्राइटेरिया इज दिस इज डिफाइंड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ देखिए, कंसीडर द बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, surface area capital A. Now suppose a force capital F acts uniformly over the whole surface of the body and it decreases the volume by delta V. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए ये है ऑब्जेक्ट, इस पर हर तरफ से फोर्स F अप्लाई हो रहा है जिससे इसका वॉल्यूम डेल्टा V चेंज हो जाता है, मतलब कि डेल्टा V कम हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम V है, अब कम होकर कितना हुआ, V माइनस डेल्टा V हो जाता है। तो जब ये V माइनस डेल्टा V हो जाता है तो ये देखिए छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। तो इस केस में डेल्टा V जो कम हो गया, तो डेल्टा V बाई V जो है ये क्या है, देखिए ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, सरफेस एरिया A, सपोज फोर्स F एक्ट्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट डिक्रीजेज बाय वॉल्यूम डेल्टा V एज शोन इन द फिगर। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाई B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, F बाई A होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V बाई V होगा। तो ये B इज इक्वल टू F बाई A अपॉन डेल्टा V बाई V हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जैसे बल्क मॉडुलस लग रहा है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बल्क मॉडुलस को कैपिटल B से डिनोट करते हैं। अगर आप उस इक्वेशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है B इज इक्वल टू इसको F बाई A अपॉन डेल्टा V बाई V लिखें और इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो आप देखते हैं कि आपको ये इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्यों है, तो ये जो डेल्टा V है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए हुआ है कि जब आप इसको B इज इक्वल टू लिख सकते हैं P अपॉन, ये है प्रेशर एक तरीके से, अपॉन डेल्टा V बाई V। तो यहाँ P जब इंक्रीज़ होता है तो ये जो होता है डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो आपको मिलता है यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस F बाई A V बाई डेल्टा V, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं P। अगर आप F बाई A को P लिखें तो आपको यहाँ पे मिलता है P V बाई डेल्टा V, जहाँ पे P की वैल्यू F अपॉन A है
और माइनस साइन क्या डिनोट करता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है फाइनल। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू F/A, इसी को कहते हैं नॉर्मल प्रेशर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन के बारे में डिस्कस किया गया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार क्या डिस्कशन है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव साइन से रिलेटेड, नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस, बट फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी एंड आइडियल लिक्विड इज इनफाइनाइट होता है। रिजिड बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा V 0 होगा, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। और लिक्विड के लिए भी सेम होता है, अगर ये आइडियल लिक्विड है तो कभी भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी वहाँ पे बहुत ही कम होती है, या ज़ीरो कह सकते हैं होती है। तो उस केस में ये ज़ीरो इनफाइनाइट हो जाता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। यहाँ पे देखिए कंप्रेसिबिलिटी, तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका जो रेसिप्रोकल है उसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको स्मॉल k से डिनोट करते हैं, 1/b होता है। यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू ये है, तो 1/b कितना होगा, डेल्टा V/PV होगा k की वैल्यू। तो ऐसा यूनिट कितनी होती है कंप्रेसिबिलिटी की, यहाँ देखिए न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, मतलब कि प्रेशर का इन्वर्स जो यूनिट है वही कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट है। क्योंकि आपको पता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। तो इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होगी, प्रेशर का रेसिप्रोकल यूनिट होगी। ठीक है, अब अगर आप चाहें CGS यूनिट भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला है यहाँ पे m⁻⁻1 LT⁻²। ये है कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए अब आगे आते हैं, और एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लीजिए। तो दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 atm इफ़ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज़ 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए बोल रहा है कि जैसे कोई ये मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि पूछ रहा है व्हाट विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 atm। तो अगर इसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सपोज वाटर है, और प्रेशर है 100 atm, तो कह रहा है कितना इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में। तो देखिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड कैसे है, बल्क मॉडुलस डिफाइंड है 1/k के फॉर्म में। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे 1/ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू दैट इज़ 4 × 10⁻⁵, ये आएगा 0.25 × 10⁵ atm। अगर आप देख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू पुट करके आपने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लिया, और उसको आपने एटीएम में यहाँ पे मिला आपको, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू एटीएम में दिया हुआ है। तो ये आंसर एटीएम में है। इसको आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर में चेंज किया, क्योंकि आपको पता है 1 atm की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसी का मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए ये जो वैल्यू एटीएम में आई, इसमें 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया गया। तो इसको प्रोडक्ट जब इन दोनों का किया गया तो ये आया इतना
2.533 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में, तो ये आपको मिलेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। आप सभी को चेंज करना आता है। अगर 100 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पे 100 लिख देंगे। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 होता है, यहाँ 1/100 और यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, इसका क्यूब करिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका क्यूब करेंगे, यहाँ पे पावर 6 आएगा, 2 पावर कैंसिल होगा, ये टोटल आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाता है मीटर में 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर जो अप्लाइड है वो है 100 atm, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵ से, तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे -2 नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब आपको यहाँ से क्या क्या पता है, देखिए प्रेशर पता है, इसका वॉल्यूम पता है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है। अगर ये 3 चीज़ें पता है तो आपको पता है, हमें यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमको पता है कि इस फॉर्म का लिख सकते हैं फॉर्मूला 1/b इज इक्वल डेल्टा वी अपॉन पी इंटू वी। बट हमको क्या पता करना था, डेल्टा वी, इसलिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा वी क्या आएगा, p इंटू वी बाई बी आएगा। अब देखिए p की वैल्यू हमको पता है 1.013 इंटू 10⁷, v की वैल्यू पता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और b की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद और आफ्टर कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, हम इतना मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलता है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, या फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और प्रेशर 100 atm अप्लाई किया गया है और इसकी कंप्रेसिबिलिटी दिया गया है इतना, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो आएगा 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वाटर का। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी का क्या यूज है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या यूज है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चीज़ों को आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है यहाँ पे, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस बी is surrounded by a liquid in a cylindrical container and a massless piston of area capital H floats on the surface of the liquid. When a mass capital M is placed on the piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius of the sphere. तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ आप ट्राई करिए खुद से इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सलूशन यहाँ पे दिया गया है, आप इस सलूशन को देख सकते हैं। अगर आप सलूशन को देख के भी इसको सॉल्व कर पाएँ बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ये क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था इस क्वेश्चन को, इसलिए हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा हुआ है। बहुत सारे लोग आप में से एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एनडीए एग्ज़ाम में सीधा ऐसे ही एकदम एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम याद भी कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो, कई बार पेपर में आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू mg/3b है। वैसे इसको याद भी कर सकते हैं आप, बट याद करने से क्या होगा, आप भूल जाएंगे। पहले आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको चेक करिए। ठीक है, चेक करने के बाद अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। बट कोशिश करिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर डायरेक्ट आ जाता है इस एज इट इज़ तो आप डायरेक्ट
इसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे। ठीक है, पहले आप खुद से इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर दोनों क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एनडीए में भी पूछा गया है, बार बार बोल रहे हैं। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस कैपिटल बी इज सराउंडेड बाई अ लिक्विड in a cylindrical container. A massless piston of area A float on the surface of the liquid, and when a mass m is placed on the piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius of the sphere. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या कोई बर्तन है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी है जो कि लिक्विड के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से है। इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है ऐसे, जो कि फ्री है मूव करने के लिए। इसी पिस्टन के ऊपर मास रख दिया जाता है। जब इस पिस्टन के ऊपर मास रखेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा। जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये लिक्विड कंप्रेस होगी, और लिक्विड कंप्रेस होगी तो इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएगी। जब इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएगी तो इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, चेंज होगा। तो इस स्फीयर का जो रेडियस चेंज है उसी रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना वैल्यू यहाँ पे चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना वैल्यू चेंज होगा, इसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार क्या है ये। तो देखिए एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, जिसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। ये स्फीयर लिक्विड के अंदर है। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन है जो कि इसके ऊपर है, ये इस तरीके से। इस पिस्टन के ऊपर अगर आप मास m रखेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड चलेगा। जब डाउनवर्ड चलेगा तो ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा। जब ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे ये लिक्विड इस स्फीयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स जब अप्लाई होगा इसके ऊपर तो ये इसका साइज़ छोटा होगा। तो जब इसका साइज़ छोटा होगा तो यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज मतलब कि इसका चेंज इन रेडियस बाई इनिशियल रेडियस बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए। तो देखिए व्हेन मास m इज़ प्लेस्ड ऑन द पिस्टन द एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू कितना लगेगा। तो P इज इक्वल टू जो लगेगा वो होगा mg, क्योंकि मास m है तो वेट टोटल mg अपॉन एरिया A। तो इतना प्रेशर लगेगा यहाँ पे, जिसको यहाँ दिखाया जा रहा है। एज प्रेशर इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द डायरेक्शंस ऑन द स्फीयर, हेंस देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ देखिए जब कंटेनर के अंदर स्फीयर है, लिक्विड में है, और लिक्विड इस पर हर तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका रेडियस कम होगा। लेकिन रेडियस कम होने का मतलब है इसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर इसकी इनिशियल रेडियस कैपिटल आर है तो इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा इतना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना होगा। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से इसके रेडियस में जो चेंज आएगा और उसकी वजह से इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा, इस वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। अगर आप देखें रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dr, क्योंकि रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये कितना आएगा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा तो यहाँ पे इंटू 3 भी आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा dv/dr इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो dv कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, इतना आ जाएगा आपका dv, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
जब आपने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर डी वी या डेल्टा वी लिखेंगे। यहाँ देखिए 4/3 पाई आर इंटू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r² इंटू डेल्टा आर। यहाँ का जो डेल्टा आर है अपॉन में उसी को यहाँ पे इधर लिखा गया है, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी, या डी वी लिख सकते हैं आप, 4πr² इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी क्या करना है आपको इसमें फ्रैक्शनल वॉल्यूम में चेंज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसी में इसी में इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा वी बाई कैपिटल वी करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4πr² डेल्टा आर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि इसका इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इतना डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। ऐसा देख सकते हैं सिंपली कितना आएगा, 3 टाइम डेल्टा आर बाई आर आएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक चीज़ों को समझने में। अब देखिए, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है B इज इक्वल टू पी कैपिटल V बाई डेल्टा वी। बट हमारे पास जो वैल्यू है वो डेल्टा V बाई वी है, तो यहाँ से V बाई डेल्टा वी की वैल्यू आप चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ देखिए B की ये वैल्यू है, इसमें यहाँ पे ये डेल्टा V बाई वी की जो वैल्यू, उसको यहाँ पे डेल्टा V बाई वी की जगह पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे और P की जगह पे लिखेंगे हम वेट, मतलब कि mg अपॉन एरिया। ठीक है, इतना लिखेंगे mg बाई ए। तो इन चीज़ों को करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए mg बाई ए अपॉन 3 डेल्टा आर बाई आर हो गया। तो और यहाँ से हमको क्या चाहिए था, हमको देखिए चाहिए था, हमको रिक्वायरमेंट है, वी नीड द फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर। इट मीन्स वी नीड डेल्टा आर अपॉन आर, we need this value. So you can see here in this equation delta r upon r is here, so you can rearrange this equation and you will get the result. So if you rearrange these things, means these two together, I am talking about this part actually, this part means this and this b, because this middle part is also equal, this one is equal to b and this one is equal to this part. So we need this is equal to this b. So delta r upon r is equal to mg by 3 times bulk modulus of elasticity into area of the sphere. This is the answer. This is very important question. This question has asked many different competitive exams. So you must prepare these type of questions, because the most important concept of differentiation is used here in this question. That is very important, because you can see if you change the radius, volume of the sphere is change. It means the volume of the sphere is changes with respect to the radius. So you can differentiate the equation, that is V is equal to 4/3 pi r cube. You can differentiate this equation with respect to the radius of the sphere. So you can write dV by dr is equal to 4/3 into pi into 3r, 4/3 into pi into 3r. Now this 3r is cancelled, so dV upon dr is equal to 4 times pi r square. This is very interesting differentiation of the volume with respect to the radius. So you must learn these type of interesting things in these type of interesting questions. Okay, so this one is very important question. You must solve these type of questions. So I hope you understand this question. So must solve, try to revise. Now we are ready to solve the next question, that is question number 10. So you can see here the Mariana Trench. You know about this. Mariana Trench is the most deep place in the ocean. Okay, so you can see the Mariana Trench is located in Pacific Ocean and at one place. It is nearly 11 kilometers beneath the surface of water, and the water pressure at the bottom of the trench is about 1.1 into 10 to the power 8 Pascal
Now, a steel ball of initial volume 0.32 meter cube is dropped into the ocean and fall to the bottom of the trench. What is the change in the volume of the ball when it reaches to the bottom of the bottom if bulk modulus of the steel is this much? Means 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So very important question, student. Like this, suppose this one is the Mariana Trench, this is the bottom part, okay. The depth is 11 kilometer approx. Now a small ball of steel is released from the upper surface of the water, and it come here in the bottom where the pressure is given 1.1 into 10 to the power 8 Pascal, and the bulk modulus of elasticity for the steel ball is given as 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So it is asked that what is the change in the volume of the ball. It means we need this change delta V. This question is very similar to the previous question. This question you need only this much part, okay. So is there any need of differentiation? So there is no need, because there is no change in radius. It is not asked what is the fractional change in radius or what is change in radius. So we can solve this question easily by using the concept of bulk modulus, since bulk modulus B is equal to P by delta V upon V. Since you know that the initial volume of the ball is given and the pressure is given and the bulk modulus is also given, so we can easily calculate this delta V by using the formula of bulk modulus, okay. So let us try to solve this question. First of all, the depth is given, that is 11 into 10 to the power 3 meter. Then pressure is also given, that is 1.1 into 10 to the power 8 Pascal. Initial volume of the ball is 0.32 meter cube. Bulk modulus is given, that is 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Students, I am always trying to you that first try to note down all the given physical quantities in the question, so you will be able to solve the question in easy way, okay. So try to make this in your habit, okay. It will help you to understand and it will help you to solve the questions in easy ways. So all the given quantities are given here, noted here, okay. Now the formula for bulk modulus is this, that is B is equal to P upon delta V into upon V, and you can write down the equation in this form, that is P is equal to P into V upon delta V. So now delta V is equal to P into V upon capital B, where P is the pressure, V is volume, and capital B is the bulk modulus of elasticity. So if you use all these values here, means value of P, value of V, and value of capital B, and calculate these things. So I am sure you can calculate this calculation by yourself. So after calculation you will get delta V is 2.2 into 10 to the power minus 4 meter cube. So this is very interesting, very important result. You can see here, this is right. So I am sure you can solve this question, and this one is very interesting, very important question. So you can see these two questions are looking very similar to each other, but in this question there is no need of differentiation of the volume with respect to R, whereas in this question there is need to differentiate this equation of volume with respect to R, because in this question there was requirement of delta R by R. Here in this question we just need delta V, so you can direct use the formula, but in the previous question you cannot use direct formula. Delta V is equal to P upon B into V, because we need delta R upon R, okay. So I hope you understand the difference of these two questions and why we did differentiation here and here we direct using the formula. So these are very important. These type of things you will learn with practice, okay, and you will get more deep knowledge about the things. So students, there are a lot of questions given in your book,
So take your book and try to solve maximum questions, so you will get the many other ideas how you can solve the questions, and you will get the deeper knowledge about the concept of the different things like bulk modelers, like Young's modelers, etc. So I hope you understand this question, and these two questions will help you to understand the concept of bulk modelers of elasticity, and these are also help you to solve the other questions given in your book. Okay, so first of all, try to solve these two questions by yourself, and then try to solve other questions given in your book. Okay, so try to do that. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी. तो बुक लीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व करिए.